आजकल के पायरेट्स तो कुछ भी नहीं उस पायरेट के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 307 साल पहले समुंदर पर राज करता था। एक ऐसा पायरेट जिसने अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 सालों में पायरेसी के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा का सोना, चांदी और खजाना लूट लिया। हैरानी की बात यह थी कि इसने शिप्स को लूटने के लिए कभी पहले हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपना हुलिया ही ऐसा डरावना बनाया था कि शिप के कैप्टन और बाकी सारे क्रू मेंबर इसके हुलिये से ही इसके आगे सरेंडर कर देते। जब ये समुद्री लुटेरा पायरेसी किया करता था यानी सन 1716 में, तब इस दौर में ब्रिटिश आर्मी बहुत ताकतवर थी। ब्रिटिश नेवी के पास हजारों की तादाद में सोल्जर्स थे और इसी दौर में इनके पास 130 से ज्यादा वॉर शिप्स थी। इन वॉर शिप्स पर 40 से ज्यादा तो तोपें लगी होती थी। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश नेवी के होते हुए भी इस समुद्री लुटेरे ने अपनी सिर्फ 4 शिप्स के जरिए ही बर्तानिया की सबसे अमीर बंदरगाह चार्लेस्टन को 8 दिनों तक बंद किए रखा। ये वो बंदरगाह थी जहाँ से यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तक गोल्ड, सिल्वर, कॉटन और मेडिसिन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। स्वागत है आपका फिश टीवी चैनल की एक और नई वीडियो में। ये समुद्री लुटेरा एडवर्ड टीच था जो आज के दौर में ब्लैक बीट के नाम से भी जाना जाता है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि एडवर्ड टीच के पास ऐसी कौन सी खौफनाक चालें थी जिसकी बदौलत आज भी समुद्र में कहीं ना कहीं इसका खौफ फैला हुआ है। इसके साथ रिसर्चर्स ने इसके लूटे हुए 300 करोड़ के खजाने को भी तलाश करने की कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई भी एडवर्ड के छुपाए हुए खजाने को ढूंढ नहीं सका। पर क्यों? इस स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब 1680 की दहाई में इंग्लैंड की सिटी ब्रिस्टल में एडवर्ड टीच का जन्म हुआ। इसका असली नाम किसी को भी नहीं मालूम। कुछ लोग इसे एडवर्ड टीच और कुछ इसे एडवर्ड ठेच के नाम से पुकारते थे। कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी था और ये समुद्री दुनिया में घूमने फिरने का बड़ा शौक रखता था। इसके साथ ये एक एक्सपर्ट सेलर भी था। इसी वजह से ब्रिटिश नेवी ने इसको प्राइवेटियर के तौर पर समुद्र में फिरने का लीगल लाइसेंस दे दिया। प्राइवेटियर मतलब इनको ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इस चीज की फुल इजाजत थी कि ये समुद्र में खुलेआम पायरेसी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लीगल पायरेसी होगी। मतलब इनका काम था कि बर्तानिया के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क की शिप्स को लूटना, खास तौर पर फ्रेंच और स्पेनिश शिप्स को। लूटा हुआ माल ब्रिटिश हुकूमत के पास जाएगा और इनको तो सिर्फ इस माल में से कुछ % ही हिस्सा दिया जाएगा। ये सारा का सारा काम तो लूट मार का था और इस काम की कोई फिक्स सैलरी भी नहीं थी। एडवर्ड और इसके दोस्तों से ये काम सिर्फ तब तक करवाया गया जब तक वॉर ऑफ स्पेनिश चलती रही। वॉर ऑफ स्पेनिश सन 1701 में शुरू और 1714 में जाकर खत्म हुई। इस वार के 13 साल में एडवर्ड और इसके लीडर हॉर्नी गोल्ड ने मिलकर लगभग 25 से ज्यादा शिप्स लूटी। हॉर्नी गोल्ड तो पहले से ही एक्सपर्ट पायरेट था, लेकिन एडवर्ड अभी जूनियर था जिसने वॉर के समय में ही अच्छे से पायरेसी सीखी, जैसा कि समुद्र के मैप को समझना और सितारों की मदद से आगे का रास्ता तलाश करना, दुश्मनों पर तेजी से हमला करना और दूसरी शिप्स पर तेजी से चढ़ना। खैर, वॉर ऑफ स्पेनिश जब 1714 में खत्म हुई तो ब्रिटिश नेवी ने सब प्राइवेटियर्स को काम से निकाल दिया, क्योंकि ये काम सिर्फ वॉर के समय में ही करना था। अब जैसा कि वॉर खत्म हो चुकी, इसलिए ब्रिटिश आर्मी को इनकी कोई जरूरत नहीं थी। हॉर्नी गोल्ड और इनके क्रू मेंबर एडवर्ड और इनके बाकी सारे मेंबर बेरोजगार हो गए। अब इनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, या तो ये अब कोई दूसरा काम ढूंढे, दूसरा या फिर ये पायरेसी के काम को ही जारी रखें, क्योंकि इनको कोई और काम तो आता नहीं था और पायरेसी के मामले में ये एक्सपर्ट हो चुके थे। अब इन्होंने पायरेसी को लीगल की बजाय इल्लीगल तरीके से करने का फैसला कर लिया। इल्लीगल पायरेसी के लिए ये लुटेरे बहामस के नासो आइलैंड चले गए, जो कि अटलांटिक ओशन में ही मौजूद है। यहाँ आकर इनका प्लान था कि पायरेट रिपब्लिक बनाना, ताकि ये अटलांटिक ओशन में आती जाती शिप्स को लूट सके। खैर, हॉर्नी गोल्ड ने एडवर्ड को अपना जूनियर बनाकर अपने साथ रखा। शुरुआत में दोनों ने बहामास के आसपास के रूट्स पे छोटी छोटी मर्चेंट शिप्स को लूटना शुरू किया, खासकर उन ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच शिप्स को जो कैरेबियन और नॉर्थ अमेरिका के बीच ट्रेडिंग करती थी। एडवर्ड और हॉर्नी गोल्ड इन शिप्स को अगल बगल से घेर लेते और पहले इन शिप्स पर चढ़कर इनको डराते धमकाते। अगर डरावे से बात ना बनती तो तब जाकर इन पर पिस्टल या तोपों से अटैक करते, लेकिन तोपों से पहले ही इन शिप्स के कैप्टन और क्रू मेंबर्स इनके आगे घुटने टेक देते। ये लुटेरे सभी शिप से सोना, चांदी, कपड़े और स्लेव्स चुरा लेते।
और बाकी बची शिप और क्रियो को जिंदा छोड़ देते। ऐसा करते करते हॉर्नी गोल्ड और एडवर्ड ने काफी सारा माल और 150 से ज्यादा पायरेट्स का क्रियो तैयार कर लिया। खैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1717 में ब्रिटिश हुकूमत ने सभी पायरेट्स के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। लेकिन माफी सिर्फ इस सूरत में थी कि अगर पायरेट्स अपने आप को सरेंडर करवाकर पायरेसी छोड़ दें। इस अनाउंसमेंट को सुनकर लीडर हॉर्नी गोल्ड ने पायरेसी छोड़कर माफी कबूल कर ली। माफी कबूल के बाद हॉर्नी गोल्ड ने दोबारा से ब्रिटिश आर्मी के लिए प्राइवेटियर का काम शुरू कर दिया। अब इसका काम था सब इल्लीगल पायरेट्स को पकड़वाना। कहाँ वो हॉर्नी गोल्ड जिसने इल्लीगल पायरेसी की शुरुआत की, कहाँ अभी ये अपने ही पुराने पायरेट साथियों के खिलाफ चल पड़ा। खैर हॉर्नी गोल्ड के जाने के बाद सारी पायरेसी लीडरशिप एडवर्ड टीच के हाथ में आ गई। अब एडवर्ड ने इस पायरेसी ऑपरेशन को एक नया मोड़ दिया, यानी सब कुछ अपने हिसाब से शुरू किया। एडवर्ड ने पहले तो अपनी खुद की चेंजिंग की, अपनी दाढ़ी बढ़ाई और इसमें पटाखे जैसे जलने वाले फ्यूजन लगा लिए, जिससे दुश्मन को इसकी दाढ़ी जलती और इसका सारा रूप डरावना लगता था। एडवर्ड ने अपने इस खौफनाक रूप और अपने जाबाज क्रू की मदद से पहली बड़ी एक फ्रेंच शिप को लूटा, जो अटलांटिक ओशन से होते हुए अफ्रीका से अमेरिका तक स्लेव्स ले जाने का काम करती थी। इस शिप का नाम ला कनकॉर्ड था और ये बहुत ही खूबसूरत और मजबूत शिप थी। एडवर्ड ने इस शिप को चारों ओर से घेरा और इस पर चढ़कर कैप्टन और क्रू को अपने हुर्रियत से डराया। आखिर वही हुआ जो एडवर्ड चाहता था। यही तो इसका कमाल था कि इसे किसी को मारना भी नहीं पड़ा और सिर्फ खौफ के दम पर इसने शिप को कब्जे में ले लिया। इस लुटेरे ने शिप को हाईजैक करने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए। पहला, एडवर्ड ने इस शिप पर कुछ और तोपें लगा दी, क्योंकि आए दिन इसकी शिप को दुश्मन शिप का मुकाबला करना था। इसलिए एडवर्ड ने पहले इस शिप के हथियार मजबूत किए। इसके साथ इसने शिप पर ब्लैक स्मोक बॉम्ब भी फिट कर दिए, ताकि शिप से उड़ता हुआ काला धुआं दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सके। इसके ऊपर कंकाल और काले झंडे भी लटका दिए, ताकि समुद्र में इसके डर का माहौल फैल सके। इसके साथ एडवर्ड ने इस शिप का नाम बदल दिया। इस शिप का नाम ला कनकॉर्ड से बदलकर क्वीन एन्स रिवेंज रख दिया। इस शिप को एडवर्ड ने अपनी मेन शिप बना लिया। अब एडवर्ड हर पायरेसी के लिए इसी शिप का इस्तेमाल करने लगा। खुद में और शिप में बदलाव के बाद इसने अपने क्रू मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स भी बनाए। पहला रूल के लूटा हुआ माल सबको बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा, लेकिन लीडर एडवर्ड का इस माल में से ज्यादा हिस्सा होगा। दूसरा रूल, अगर लड़ाई के दरमियान किसी क्रू मेंबर को चोट लग गई तो उसको इस चोट का भी मुआवजा मिलेगा। तीसरा रूल, कोई लड़की मेंबर या किसी क्रू की फीमेल रिश्तेदार इसके गैंग को ज्वाइन नहीं कर सकती। चौथा रूल, अगर कोई क्रू मेंबर लड़ाई के वक्त ड्रिंक करता या ड्रिंक करके बदतमीजी करता तो उसको सजा दी जाती। और लास्ट, अगर कोई क्रू मेंबर इसके रूल्स को फॉलो नहीं करता या इससे गद्दारी करते पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। इन रूल्स को फॉलो करते करते एडवर्ड और इसके क्रू मेंबर्स ने काफी सारी शिप्स लूटी। इतनी खौफनाक पायरेसियों के बाद ही एडवर्ड को ब्लैक बीट के नाम से बुलाया जाने लगा। ब्लैक बीट यानी इसका खौफनाक रूप, जिससे ये लोगों को डराया करता था। खैर छोटी छोटी शिप्स को लूट कर एडवर्ड बोर हो चुका था। अब ये कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहता था, जिससे इसको काफी सारा माल भी मिल सके और इसका नाम पूरे बर्तानिया में मशहूर हो सके। अब इसके पास 300 प्लस क्रू मेंबर्स भी थे और 4 बड़ी फाइटिंग शिप्स भी। एडवर्ड ने अपने इस क्रू और 4 शिप्स की मदद से ब्रिटिश एम्पायर की सबसे अमीर बंदरगाह चार्लेस्टन को ब्लॉक कर लिया। इस बंदरगाह में जो भी शिप आती, एडवर्ड उस शिप को लूट लेता और इसमें बैठे पैसेंजर्स को बांदी बना लेता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटिश आर्मी को बखूबी पता था कि एडवर्ड ने इस बंदरगाह को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट एडवर्ड से पंगा ले ले। इसने अपना खौफ ही इतना फैला दिया था कि ब्रिटिश आर्मी समझती थी कि एडवर्ड से पंगा लेना मौत के बराबर है। खैर एडवर्ड ने पूरे 8 दिनों तक इस बंदरगाह को बंद किए रखा और इस बंदरगाह की तरफ आने जाने वाली 9 शिप्स को लूटा। इन 9 शिप से एडवर्ड ने लगभग 500 तोले से ज्यादा सोना, चांदी, कपड़े, गन पाउडर और वेपन्स लूटे। इसके साथ एडवर्ड ने ब्रिटिश हुकूमत को खत लिखा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग जिंदा वापस आएं, तो मुझे मेडिसिन का एक बड़ा स्टॉक, सर्जिकल टूल्स और हीलिंग सप्लाईज भेजना होगा।
वो भी बिना किसी चालाकी के। ये डिमांड सुन के गवर्नमेंट ने डर के मारे फुल शिपमेंट भेज दिया, क्योंकि उस वक्त चार्लेस्टन में बीमारियां फैल रही थी और मेडिसिन बहुत वैल्यूएबल थी। एडवर्ड ने मेडिसिन की सप्लाई इसलिए मांगी क्योंकि इसके क्रू में काफी लोग बीमार हो चुके थे। कुछ को मलेरिया, किसी को चोट लगी और कुछ को फूड पॉइजनिंग। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए बस अद्वियात की ही जरूरत थी, क्योंकि इसके पास जो क्रू था उसमें से कुछ क्रू मेंबर डॉक्टरी करना जानते थे। खैर, एडवर्ड ने अद्वियात मिलने के बाद बांदी बनाए हुए सब पैसेंजर्स को रिहा कर दिया और बिना वॉर किए इस बंदरगाह से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ रवाना हो गया। नॉर्थ कैरोलिना, जहां इसने अपना टेम्परेरी बेसमेंट बनाया हुआ था। जून 1718 में एडवर्ड ने अपनी मेन शिप क्वीन एनस को जानबूझकर क्रैश करवा दिया। इस शिप को क्रैश करने की कुछ वजह थी। एक तो ये कि एडवर्ड चाहता था कि वो सब क्रू मेंबर डूब जाएं, जिन पर इसको विश्वास नहीं था, और दूसरा लूट का ज्यादातर हिस्सा इसके हिस्से में आ सके। इस शिप को कुछ क्रू के साथ क्रैश करने के बाद एडवर्ड ने एक और ड्रामा खेला। इसने ब्रिटिश के गवर्नर चार्ल्स ईडन को खत लिखा कि मैंने पारसी छोड़ दी, अब मैं शांति से रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दें। लेकिन यह सब झूठ था। गवर्नमेंट को लगा कि एडवर्ड सचमुच में पारसी छोड़ चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट को अटलांटिक ओशन में एडवर्ड की मेन शिप क्वीन एनस नजर आना बंद हो गई थी। लेकिन इनको क्या मालूम कि एडवर्ड ने खुद ही इस शिप को खत्म कर दिया। ये ड्रामा रचाने के बाद एडवर्ड ने एक छोटी एडवेंचर नामी शिप ली और चुपके से दोबारा पायरेसी शुरू कर दी। एडवर्ड ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत के सामने ऐसा शो किया कि अब ये सिर्फ लीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये ट्रेडिंग के बहाने कर पायरेसी ही रहा था, बस पायरेसी का तरीका बदल लिया। अब ये शिप्स को खुलेआम नहीं बल्कि चुपके से कॉर्नर पर ले जाके लूटता या छोटी छोटी शिप्स को कहीं भी कब्जे में ले लेता। ये ड्रामा भी एडवर्ड का ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत एडवर्ड की इस साजिश को भी भनक चुकी थी, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के कुछ ट्रेडर्स ने भी इसकी स्मगलिंग और लूट मार की कंप्लेंट्स की थी। अब एक तरफ एडवर्ड शिप्स को लूटने के बाद ऐशो आराम करता और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत इसकी पायरेसी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लूटा जा रहा था और इन सब लूट की जड़ एडवर्ड टीज था। एडवर्ड को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि किसी को भी एडवर्ड की असल लोकेशन मालूम ही नहीं थी। इसकी एक वजह भी थी। कहा जाता है कि नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर चार्ल्स ईडन इसके साथ इसकी पायरेसी में मिला हुआ था। लूट का एक बड़ा हिस्सा चार्ल्स ईडन को भी जाता था, जिसकी वजह से चार्ल्स ईडन एडवर्ड को खबरदार कर देता कि तुम पर छापा पड़ने वाला है। कहा जाता है कि एडवर्ड को माफी भी एडन चार्ल्स ने ही दिलवाई थी। खैर, एडवर्ड को लगता था कि ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना के ट्रेडर्स और बाकी गवर्नर इसको पकड़ना चाहते थे। वर्जीनिया जो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, नॉर्थ कैरोलिना के ट्रेडर्स ने खुसूसी तौर पर वर्जीनिया के गवर्नर अलेक्जेंडर स्पोर्टवुड से भी कंप्लेंट्स की। अब जबकि अलेक्जेंडर वर्जीनिया का गवर्नर था, इसलिए इसके पास नॉर्थ कैरोलिना में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का हक नहीं था। लेकिन अलेक्जेंडर चाहता था कि अब एडवर्ड यानी ब्लैक बीट को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। इसीलिए अलेक्जेंडर ने इसका किस्सा मटाने के लिए इलीगली तौर पर एक जवान अफसर रॉबर्ट मैनर्ड को 2 वॉरशिप्स के साथ एडवर्ड को खत्म करने के मिशन पर भेज दिया। सन 1718 22 नवंबर का दिन ओक्राकोक आइलैंड के पास मैनर्ड ने एडवर्ड पर सरप्राइज अटैक किया। इस वक्त एडवर्ड के पास 25 क्रू मेंबर थे, जबकि मैनर्ड के पास 2 स्मॉल वॉरशिप्स और अराउंड अबाउट 60 प्लस यानी 60 प्लस ट्रेन्ड सोल्जर्स थे। 2 स्मॉल शिप में से एक शिप के अंदर 20 प्लस फुल ट्रेन्ड सोल्जर भी छुपे हुए थे। खैर, एडवर्ड ने पहले अटैक करते हुए मैनर्ड के सोल्जर्स को हैवी डैमेज दिया और इसकी पहली स्मॉल शिप को काफी हद तक तबाह कर दिया। लेकिन जब एडवर्ड और इसके क्रू मेंबर मैनर्ड की दूसरी शिप पर चढ़े तो इनके चढ़ते ही छुपे हुए सोल्जर्स ने इन पर फुल फायर अटैक कर दिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि एडवर्ड और इसके 25 क्रू मेंबर खुद को संभाल नहीं सके। इस फायर अटैक से एडवर्ड को 5 गोलियां लगी। 5 में से 2 गोलियां तो मैनर्ड ने ही मारी थी। इसके अलावा एडवर्ड को 20 से ज्यादा तलवार के वार लगे। 5 गोली और 20 तलवारी वार खाने के बाद एडवर्ड फिर भी नहीं मरा और लड़ता रहा। लड़ते लड़ते इसको लड़ाई में कहीं से एक जबरदस्त घूंसा पड़ा।
बस इसके बाद एडवर्ड अपना होश खो बैठा। इसी दौरान मैंडन ने तलवार से एडवर्ड का सर काट दिया। क्या कहा जाता है किसी सोल्जर ने इसका सर काटा। खैर मैरिनर ने एडवर्ड के काटे हुए सर को शिप के आगे लटका दिया ताकि बचे कुचे पायरेट्स के अंदर खौफ पैदा हो जाए। इसके बाद मैंडन ने एडवर्ड का बाकी दर्द समुद्र में फेंक दिया और इसके जिंदा बचे क्रू को गिरफ्तार करके वर्जीनिया की कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार क्रू में से कुछ को माफी मिल गई और कुछ को फांसी दी गई। ब्लैकबीट की मौत ने पायरेसी की दुनिया में एक डर पैदा कर दिया, वो था मौत का डर। वो डर जो शायद आज के पायरेट्स के दिलों में भी जरूर होगा। और आखिरी बात, ब्लैकबीट का लूटा हुआ खजाना कहाँ गया? कहा जाता है कि 1996 में इसकी टूटी हुई मेन चिप तो मिली, लेकिन इसमें कोई खजाना नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि इसके मरने से पहले पहले इसके पास जो खजाना था वो इन्होंने आपस में बांट कर खर्च कर लिया। और कुछ कहते हैं कि अभी भी इसका खजाना किसी आइलैंड पर या समुद्र की किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ है। अगर खजाना कहीं छुपा भी है तो आज तक इस खजाने को कोई ढूंढ ही नहीं सका। खजाना कहाँ है ये ब्लैकबीट के अलावा कोई नहीं जानता था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को जोरों से लाइक करो और हाँ, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे चैनल फीस टीवी को भी सब्सक्राइब करते जाओ, यानी नीचे बने व्हाइट कलर के बटन को जोर से दबा दो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ऐसी मजे की वीडियोस देखकर लुत्फ अंदोज हो सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।